हाय फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वीडियो ऑन द PIQ सीरीज ऑफ द हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री अपने आप में काफ़ी वास्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं और ये रिफॉर्म मूवमेंट्स के साथ पहला ये वीडियो रहेगा। और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको IAS के पेपर मिलेंगे, CDS के मिलेंगे, CAPF के मिलेंगे, स्टेट पीसीएस के मिलेंगे। आपको ओवरऑल टॉपिक का एक काफ़ी अच्छा जस्ट मिल जाएगा। अभी ज़रूरी नहीं कि हम हर एक टॉपिक के पास टच करें बिकॉज हिस्ट्री अपने आप में इतना वास्ट है, बहुत सारे टॉपिक छूट जाते हैं बिल्कुल। तो हमारा अप्रोच है कि PIQ के साथ मैक्सिमम हम कवर कर सकें। ठीक है, ऑप्शंस को भी एक बार थोड़ा हम गो थ्रू कर लेंगे, जिससे नहीं ऑप्शंस को टच कर लेंगे पूरी तरह से, कि जिससे क्या होगा कि एक फेयर आइडिया हमें रहेगा उसके बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following was associated as a secretary with Hindu female school? Secretary of the Hindu female school, which later came to be known as a Bethune female school. इसको भाई बेथुन जी ने एस्टेब्लिश किया था और इसके जो पहले सेक्रेटरी थे वो थे, उनका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। अब देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम ज्यादा करके आता है विडो रीमैरिज एक्ट में, आपने सुना होगा विडो रीमैरिज एक्ट। जो विडो रीमैरिज एक्ट जो यहाँ पे ड्राफ्ट किया था 1856 में, वो डलहौजी ने ड्राफ्ट किया था, लेकिन उसको पास कराया था कैनिंग ने। आपको पता होगा कि उस टाइम पे पावर का शिफ्ट हुआ था, डलहौजी गया था और कैनिंग आया था, और कैनिंग के टाइम पे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ। ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो जिसके टाइम पे 1857 का रिवॉल्ट हुआ है, तो उसका नाम था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड तो बोलना मुझे पसंद नहीं है, बट चलिए अब लिखते तो ऐसे ही हैं, ऑप्शन भी लॉर्ड कैनिंग के नाम पे ही आता है। तो कैनिंग था, और कैनिंग ही था जो पहला वाइसरॉय भी बना। जब 1858 का क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ ना, तो उस टाइम पे कैनिंग ही था जिसको वाइसरॉय बनाया गया। और आपको पता है कि वाइसरॉय गवर्नर जनरल की पोस्ट हटा के नाम बदला गया, बस सारे काम तो वही थे ऑलमोस्ट। और एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पोस्ट बनाई गई जिसके अंदर 15 लोग उसको दिए गए। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता भाई जो कि एक तरह से क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव था, एक तरह से बोल सकते हैं आप। वहां से इंग्लैंड में बैठता था, उसको पैसा इंडिया से जाता था। और 1858 में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर लाया गया, अदरवाइज इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चल रही थी वो। ठीक है, ये तो बात होगी। अब यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा काम देता हूं मैं, आपको पता करना है कि कौन से नंबर का एक्ट था वो, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सती प्रथा, जो एबॉलिशन ऑफ सती के लिए जो एक्ट पास किया गया था, उसका नंबर क्या था। उसका नंबर था एक्ट नंबर 17। तो इसका आई थिंक एक्ट नंबर 10 था। अब एक बार चेक करिएगा, ठीक है। और सती प्रथा के लिए कब पास किया गया था? 1829 में, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। और उसके लिए उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और किसके हेल्प से हुआ था? राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज। चलिए अब सरोजिनी नायडू के लिए आप दो तीन चीजें दिमाग में रखिए। 1925 में क्या बनी थी? ये बनी थी कानपुर की INC की चेयरमैन, मतलब पहली इंडियन चेयरमैन थी ये। ओके, और इनिवेशन थी 1917 में। और कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता काफी चीजों के लिए फेमस है, वैसे बता दूं आपको मैं। कलकत्ता में पहली बार जनगण मन अधिनायक भी पहली बार उधर ही गाया गया था, कलकत्ता सेशन ही था वो। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो भी वहीं पे गाया गया था, कलकत्ता सेशन में ही गाया गया। तो कलकत्ता सेशन काफी बहुत जगह पे आपको कलकत्ता सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जो फादर थे अपने रविंद्रनाथ टैगोर के, ये ब्रह्मो समाज के साथ एसोसिएटेड थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, एक द्वारकानाथ टैगोर है, द्वारकानाथ टैगोर अलग है एंड देवेंद्रनाथ टैगोर अलग है। देवेंद्रनाथ टैगोर आपको मिलेंगे इसके साथ, ब्रह्मो समाज के साथ एसोसिएटेड थे। इन्होंने तत्व बोधिनी सभा भी सेटअप की थी, बाद में उन्होंने मर्ज कर दी ब्रह्मो समाज के साथ, या ब्रह्मो सभा। एक और बात, ब्रह्मो समाज का नाम पहले ब्रह्मो समाज नहीं था, इसका नाम था पहले ब्रह्मो सभा, बाद में उसका नाम किया गया ब्रह्मो समाज। आपको पता ही है किसने सेटअप की थी? राजा राम मोहन रॉय ने सेटअप की थी। चलिए अब ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में देखिए। इनको विद्यासागर जो है, विद्यासागर इनका टाइटल है, विद्या के सागर थे ये, विद्या के सागर थे, मतलब इतनी नॉलेज थी इनको। और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है विमेन के एजुकेशन में। इन्होंने खुद के पैसे से ऐसे 35 स्कूल ओपन किए थे विमेन के लिए, फीमेल के लिए। तो काफी ज्यादा इन्होंने काम किया है, और इनको जो टाइटल मिला है ये विमेन ने ही दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा अगर दी। हाँ, ये सेटअप किसने किया था? जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन, इसलिए इनके नाम पे ही है, वैसे बाद में नाम चेंज कर दिया था। ओके, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए था। कुछ देखिए ऐसे ही नोट्स बनाइए, तो देखिए पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, लेकिन आपको नोट्स कैसे बनाने फॉर द फीमेल एजुकेशन, क्योंकि आपको दिमाग में वो रिटेन होना चाहिए। देखिए और क्या है, फीमेल लिटरेसी के लिए काफी काम किया इन्होंने, वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत अपना एक एफर्ट उन्होंने पुट किया था विद्यासागर जी ने। अच्छा एक और बात,
लोग बोलते हैं कि विद्यासागर और अपने राजा राम मोहन रॉय कंटेम्प्रेरी थे। देखिए यार, बोलूं तो मैं कंटेम्प्रेरी तो थे टू टू एन एक्सटेंट, ठीक है। Apart from Bethune School, Vidyasagar was instrumental in establishing 35 girls school across Bengal and introduced modern teaching method। अच्छा, एक और काम इन्होंने किया था। इनका ऐसा मानना था कि संस्कृत के ऊपर सबका अधिकार है, क्योंकि संस्कृत के काफी अच्छे स्कॉलर थे, खुद पंडित भी थे। तो संस्कृत उस टाइम आपको पता ही है कि संस्कृत सबको पढ़ने नहीं दी जाती थी। ओके, संस्कृत पे ऐसा था कि कुछ जो पंडित थे उनका ही अधिकार था, इसलिए ऐसा मुझे भी लगता है कि संस्कृत को इतना उन्होंने लिमिटेड कर दिया कि आज के टाइम पे संस्कृत को हमें प्रमोट करना पड़ रहा है। अगर उन्होंने उस टाइम पे संस्कृत सबके लिए ओपन रखा होता तो क्या पता आज हमें संस्कृत को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती, संस्कृत लोग एज अ सब्जेक्ट लेते। आज के टाइम पे आप खुद अगर सीबीएसई में हैं तो 9th में जाने के बाद आप हिंदी संस्कृत और जो ऑप्शन आता है आप हिंदी प्रेफर करते हैं, संस्कृत बहुत कम लेते हैं। ऑल्दो संस्कृत इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड मार्क्स भी अच्छे आते हैं एवरीथिंग, लेकिन देन टू चलिए और क्या है। विडो मैरिज एक्ट ऑलरेडी आपको बताया मैंने, लीगलाइज हिंदू विडो मैरिज लीगलाइज किया। ऑफ कोर्स पॉलीगमी के अगेंस्ट थे, पॉलीगमी मतलब मल्टीपल मैरिज। वहां पे कुलीन ब्राह्मण सिस्टम था। कुलीन सिस्टम ये था कि भाई जो राजघराने के लोग थे वो मल्टीपल शादियां किया करते थे, उनके लिए था। एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, एडवोकेसी ऑफ द लोअर कास्ट, बिल्कुल इन्होंने वही संस्कृत पढ़ने के लिए सबको प्रमोट किया था और उन्होंने अलाउ किया था कि बाकी जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी संस्कृत पढ़ सकते हैं और उनको आने दिया था उन्होंने पढ़ने के लिए। इनकी किताबें काफी इंपॉर्टेंट है, बर्नो परिचय और एक है विधो विवाह मतलब विडो रिमैरिज। विधवा होता है ना, विडो जो विडो होगी उसको विधवा बोलते हैं, तो विधो विवाह और वर्णो परिचय, इनकी काफी अच्छी किताबें। 2 बुक आप दिमाग में रखेंगे, बाकी तो बहुत सारी इनकी किताबें हैं, उतना सब नहीं पूछा जाता है। 2 किताबें आप दिमाग में रखिए, वर्णो परिचय और विधो विवाह, काफी अच्छी किताबें हैं। मतलब मैंने तो नहीं पढ़ी पर्सनली, बट डेफिनेटली एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, आपको और देखने को मिलेगा पीआईक्यू में, और आपको 2-3 बार आ जाएगा ये, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसका आंसर है, जिन्होंने भाई सेक्रेटरी थे बेथुन स्कूल और स्टैब्लिश कब हुआ था 1849। ऐसे एक हम रिकैप भी कर लेंगे तो एक कंसेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये आपको सोर्स बताता हूं इसका, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अच्छा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी सोर्स बताता हूं आपको मैं, एक आपको क्रिस्प इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 8th स्टैंडर्ड की जो आपकी बुक है ना एनसीईआरटी, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। जो आपको रिफॉर्म मूवमेंट है ना उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में भी वहां पे दे रखा है, ईवी रामास्वामी नाइकर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, लेकिन उतना मोर देन एनफ। एग्जाम में उतना क्वेश्चन भी आ जाता है, वहां से भी आ जाता है, तो हम कितना पढ़ेंगे, उतना वहां पे कवर हो जाता है। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपको पता होना चाहिए इन्होंने कहां चालू किया था। इन्होंने चालू किया था तमिलनाडु में, इन्होंने तमिलनाडु में चालू किया था, और आज का तमिलनाडु। और इसका पर्पस ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग की अपलिफ्टमेंट के ऊपर था। काफी ज्यादा उनके साथ ऐसा व्यवहार था कि अनटचेबिलिटी के, यहां तक कि इन्होंने खुद कांग्रेस ज्वाइन किया था। लेकिन कांग्रेस के अंदर इन्होंने देखा कि 2 पार्ट में कांग्रेस डिवाइडेड है। एक है कि जहां पे भाई सूट बूट वाले लोग आके बैठ रहे हैं, और दूसरे में है जो थोड़ा सा लोअर कास्ट के उनको साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, उनको नीचे बैठाया जा रहा है। तो इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने सीधा बोला कि भाई मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। तो इन्होंने उसकी वजह से कांग्रेस छोड़ दिया था, बिकॉज इन्होंने देखा कि एक जगह पे खाने के लिए मतलब एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उसमें ऐसा बर्ताव उन्होंने देखा कि लोअर कास्ट को अलग बैठाया जा रहा है, अपर कास्ट को अलग बैठाया जा रहा है। तो उनका बोला कि ये क्या है, ये तो अपने आप को नेशनल पार्टी बोलने वाली जो एक पार्टी है वो ऐसा व्यवहार कर रही है, जहां पे भी अनटचेबिलिटी अभी भी प्रमोट की जा रही है, तो क्यों यहाँ पे क्यों रहूं मैं, पर्पस ही नहीं है। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वो मोटो था उसका कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अपलिफ्ट करना था, और उनके जो लीडर है भाई ईवी रामास्वामी नाइकर हैं। देखिए, ज्योतिबा फुले आपको पता है, गुलामगिरी इन्होंने किताब लिखी है, इनकी वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फुले, जिनके नाम पे आज पुणे यूनिवर्सिटी का नाम है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन्होंने भाई फीमेल एजुकेशन के लिए काफी काम किया था। जो बहुत सारी जो विमेन थी जिनको रेप कर दिया जाता था या फिर घर से निकाल दिया जाता था, उनको ये लोग भाई एक तरह से अनाथ आश्रम इन्होंने खोल रखा था। अंबेडकर साहब के लिए एक आपको दिमाग में रखिए, महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह। वैसे तो बहुत कुछ है अंबेडकर जी के लिए बोलने के लिए, लेकिन महाड़ सत्याग्रह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा था कि महाड़ सत्याग्रह से कौन एसोसिएटेड था। महाड़ सत्याग्रह इज नथिंग बट एक वाटर टैंक था, और वहां से जो लोअर कास्ट के लोग थे उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जो उच्च कास्ट के लोग थे उनको वहां से पानी पीने को दिया जा रहा था, महाड़ की बात है। तो इन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और बोला कि उससे सबका पानी पिएंगे, इसके ऊपर सबका अधिकार है, ये था बेसिकली, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू तो कौन नहीं जानता उनके बारे में। चलिए अभी यहाँ पे इनके ऊपर उतना नहीं जाएंगे बिकॉज और भी मोमेंट है उसको भी डील करना है। तो चलिए यहाँ पे महार सत्याग्रह आप दिमाग में रखेंगे। 1927 एनडीए का पूछा हुआ पीवाईक्यू है भाई, तो प्लीज आप इसको दिमाग में रखिए। और इनकी किताब है गुलामगिरी, और भी इन्होंने मूवमेंट चालू किया तो वो भी देखेंगे। अच्छा ये देखिए ईवी रामास्वामी नैकर 1925 में। पर्पस क्या था? ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को हटाना है। मतलब जो उच्च कोटि के जो लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम सुपीरियर हैं, तो वही है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी इसको रिमूव करना है। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भाई एक अपलिफ्टमेंट देना है, ये है इनका पर्पस। बाकी देखिए मतलब इट क्रूशियल रोल इन शेपिंग द द्रविडियन मूवमेंट एंड द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस दैट इज डीएमके द्रविड़ा मुनेत्रा खैजम जो आज बनी है आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रूट यहीं से आता है। ईवी रामास्वामी नैकर के जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वहीं से आता है। ठीक है, चलिए इनके पूरा ऑब्जेक्टिव था एबॉलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, रैशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक टेम्पर दैट इज रिजेक्ट द सुपरस्टिशन। ओके, ह्यूमन राइट की बात इन्होंने की है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट, हाँ इन्हीं को पेरियार भी कहते थे, सॉरी एफडी में। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा अगर और डिटेल जानना है तो 8th क्लास की आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहां से भी एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है रखमाबाई केस, क्योंकि काफी बार अभी रिसेंटली कर्नाटका पीसीएस का पेपर था उसमें यही क्वेश्चन उन्होंने उठा के दे दिया था। ये यूपीएससी प्रीलिम 2020 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम उठा के उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था। ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड, देखिए यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड है और री इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुनल राइट, इसकी बात यहाँ पे की गई है। देखिए रखमाबाई एक बहुत ही मतलब एक छोटे एज में पहले शादी हो जाती थी, तो एक 11 साल की लड़की हैं जिनकी शादी हो जाती है दादाजी भीखाजी से। दादाजी भीखाजी ऑफकोर्स काफ़ी बड़े हैं, मतलब 19 या 20 साल के हैं, और इनकी शादी हो जा रही है डॉक्टर। तो देखिए अभी वो वुमेन की बात कर रहा हूँ, जो रखमाबाई है वो बाद में डॉक्टर की भी पद उन्हें मिलता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो उनके साथ उनकी शादी हो जाती है, अभी 11 साल की रहती हैं। अब 11 साल की पहले वो घर पे ही रहती हैं, अपने वहाँ पे नहीं जाती हैं, अपने ससुराल नहीं जाती हूँ। लेकिन बाद में जो दादाजी भिखाजी हैं वो केस करते हैं कि बुलाते भी हैं कि भाई आप आ जाइए यहाँ पे रहने के लिए, तो और केस भी करते हैं। तो जो एज पर दैट पर्टिकुलर लॉ उनको क्या बोला जाता है कि या फिर आप जाके उनके साथ रहिए या फिर आप 6 महीने का जेल जाइए। और इनका केस कौन लड़ता है, जो रखमाबाई के केस कौन लड़ता है, उनके लिए 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं, आपको दिमाग में रखना है उनका नाम, बहरमजी मलबरी। बहरमजी मलबरी, ठीक है, बहरमजी मलबरी वो पर्सन है जिन्होंने सेवा सदन सेटअप किया था। ठीक है, ये बात भी दिमाग में रखेंगे, सेवा सदन। और एक है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई तो आप जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है, पंडिता रमाबाई जिन्होंने नहीं, चलिए इनके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। तो इन दोनों लोगों ने इनका केस लड़ा था, और जो अपनी रखमाबाई हैं इन्होंने एक लेटर लिखा था टू द क्वीन इसके ऊपर, जब उनको जेल हुई थी ना 6 महीने की, तो उन्होंने लेटर लिखा था टू द क्वीन। तो क्वीन ने जो भी ऑर्डर से सारे ओवररूल कर दिया, और बाद में फिर इसकी वजह से हमें एज ऑफ कंसेंट आता है 1891 में। तो एज ऑफ कंसेंट में क्या होता है कि जो लड़कियों की मैरिजेबल एज थी वो 10 से करके 12 कर दी गई। और इसके ऊपर हमारे जो तिलक जी थे उनको एक प्रॉब्लम थी, उनका ये नहीं था, अभी लोगों को ये लगता है कि वो ये बोलते हैं कि भाई 10 से 12 आपने क्यों बढ़ाई, लेकिन एक एक्सपेक्ट उनका ये था कि हमारे पर्सनल मामले हैं, इसके ऊपर ब्रिटिशर्स क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये 10 से 12 करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग अपनी मर्जी से करें ना। ये वाई ब्रिटिशर्स आर इन्वॉल्विंग इन आवर ओन, हमारे कस्टम के अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लोग, तो ये है। तो यहाँ पे 2 और 3 इज द राइट आंसर। राइट टू गेन एजुकेशन से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, पहली बात। चलिए, इट वॉज अ लैंडमार्क लीगल बैटल दैट हाईलाइटेड द वुमेन राइट, एज और कंसेंट, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉन्जुनल राइट। और यहाँ पे इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द मैरिज लॉ इन कॉलोनियल इंडिया। देखिए रखमाबाई जो थी उनकी 11 साल में ही शादी हो गई विद दादाजी भीखाजी, आपको इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। शी कंटिन्यू टू स्टे विथ हर पेरेंट्स एंड रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड। उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज उनको पढ़ने लिखने का शौक था। बाद में शी वेंट टू इंग्लैंड एंड गॉट द डॉक्टरेट डिग्री। ओके, so in 1884 her husband filed a case for the reinstitution of conjugal right, demanding that she be forced to live with him। और इनको बोला गया कि भाई आप यहाँ पे जाके अपने पति के साथ रहिए, नहीं तो 6 महीने की अब सजा भोगिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली लेटर लिखा था, एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एज ऑफ कंसेंट आता है, और जो भी इनके ऊपर चार्जेस लगे थे सारे डिसमिस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रखना।
दिस केस स्पार्क डिबेट ऑन द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज एंड लेड टू द पैसेज ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसने लड़कियों की जो शादी की एज थी 10 से 12 की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या तिलक जी इसके सपोर्ट में थे? तो दिमाग में रखिए, तिलक जी इसके सपोर्ट में नहीं थे, तिलक जी ने इसका अपोज किया था। चलिए, एंड ब्रिटिश लॉ अलाउड हस्बैंड टू फाइल फॉर द रीइंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट, फोर्सिंग देयर वाइफ टू लिव विद देम। However, she refused to choose imprisonment, that is उनको 6 महीने का जो हुआ था, and being forced to into the marital life। चलिए, ये देखिए बाद में रखमाबाई लेटर वेंट टू इंग्लैंड एंड बिकेम द वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर। तो काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपके पढ़ने के लिए रख दिया मैंने, एज 10 से 12 की गई थी और सबके लिए था, हिंदू मुस्लिम सबके लिए था। अगेन वही पर्पज है इसका। इसमें कौन कौन लीडर इन्वॉल्व थे? बैरम जी मलबरी। बैरम जी मलबरी काफ़ी इसमें प्रोमिनेंट लीडर हैं जिन्होंने भाई एज बढ़ाने के काम किया है। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। अब देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सोर्स अगेन आपको एनसीईआरटी में मिलता है, जो आपको इंडिगो कल्टिवेशन का चैप्टर है उसमें मिलता है। आखिरी के पेज पे आपको मिलेगा कि जर्मन डाई का आविष्कार हो गया था, उसकी वजह से जो डिमांड थी इंडिगो कल्टीवेशन की, इंडिगो जो उगाया जा रहा था उसकी रिड्यूस हो गई थी, उसको कोई ले नहीं रहा था बिकॉज सब लोग जर्मन डाई खरीद रहे थे। तो इसलिए हमें देखने को मिला कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, और ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चंपारण मूवमेंट होता है वो इंडिगो कल्टीवेशन के साथ साथ बहुत सारे वहां पे इलीगल टैक्स लगा रहे थे इंडिगो प्लांटर्स, इसके ऊपर चंपारण मूवमेंट किया गया है बाय द गांधी जी 1917 में। तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा? इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन। क्या था न्यू इन्वेंशन उसका? जर्मन डाई। अगेन आपका इसका सोर्स बताता हूं, 8th क्लास की एनसीईआरटी में आपको इसका सोर्स मिल जाएगा, और जो इंडिगो रिवॉल्ट वाला चैप्टर आपको मिलेगा फर्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको, क्योंकि 2 पार्ट है हिस्ट्री में। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 3rd या 4th चैप्टर है इंडिगो रिवॉल्ट का, उसके सबसे आखिरी पेजों में आपको मिल जाएगा। इतना डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि थॉरली इसको मैंने सब पढ़ा है और पढ़ना पड़ता है यार। चलिए, तो इसका अभी अच्छा, इंडिगो को क्या बोलते थे भाई? इंडिगो को ब्लू गोल्ड बोलते थे। आपको 3 कटिया सिस्टम पता होगा। 3 कटिया सिस्टम वही बिहार में था, जिसके अंदर जो अपने 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 लट्ठा या 20 कट्ठा बोलते हैं उसे। तो उसमें से 3 कट्ठा आपको क्या उगाना पड़ेगा? इंडिगो उगाना पड़ेगा, इसलिए उसको बोलते हैं 3/20 का सिस्टम था। 3 कट्ठिया सिस्टम इसलिए बोलते हैं, 3 कट्ठे पे आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा और उस लैंड पे उगाना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और ऐसा था कि वो स्पेशली था चंपारण वाले एरिया में, चंपारण एरिया में जहां पे शुगर केन की खेती बहुत अच्छी होती है। ईस्ट चंपारण में और वेस्ट चंपारण में, आज तो 2 चंपारण बट गए हैं वो, अदरवाइज पहले वहां पे पूरा एक ही चंपारण था। काफी बड़ा एरिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें से अपना बिहार का एक, तो वेस्ट चंपारण। तो वहां पे क्या था कि भाई वो शुगर केन की खेती, राइस की खेती बहुत अच्छी होती थी, बारिश होती थी वहां पे अच्छा खासा, तो पानी मिल जाता था। तो इन्होंने बोला नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको भाई उगाना पड़ेगा ये। और इंडिगो उगाने के बाद जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो डाउन हो जाती थी। और अभी ऑफ कोर्स देखिए, अब मार्केट में इंडिगो की डिमांड कम हो गई है, तो भाई और प्लांटर्स को वैसे ही जिंदगी जीने की आदत है, रईशी में जिंदगी जीने की आदत है, तो उन्होंने अननेसेसरी टैक्स लगा रखा था। अननेसेसरी टैक्स मतलब अगर अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं तो भी जाके आप टैक्स पे करेंगे। अगर आप अनाज नहीं बो पा रहे हैं, मतलब इंडिगो नहीं उगा पा रहे हैं, तो उसका अलग से टैक्स देंगे आप। तो दुनिया भर के टैक्स लगे थे वहां पे। अगर प्लांटर्स को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आप पैसा देंगे। तो दुनिया भर का टैक्स था, जिसके बारे में अपने राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किसी किताब में लिखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा हो कौन सी किताब है, बट काफी दुनिया भर के टैक्स उन्होंने लगाए थे। ये था। तो ये चलिए, इसका आंसर तो ये है, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन क्या था भाई? जर्मन डाई आ गया था। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक डाई, जिसको आप बोलते हैं जर्मन डाई। ठीक है, चलिए, और जो सस्ता था, बेसिकली वो सस्ता था इंडिगो के मुकाबले। चलिए, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम दिस अनप्रॉफिटेबल। बाकी तो आपको पता है, चंपारण सत्याग्रह 1917, महात्मा गांधी जी। ओके, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं भी। उलगुलन, देखिए उलगुलन का मतलब होता है ग्रेट तुमलुट। कौन से एरिया में हुआ था भाई? क्या था? विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट तुमलुट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ये था भाई बिरसा मुंडा रिवॉल्ट 1899 टू 1900। इनका जो एक सिस्टम था जिसको बोलते थे खुंतकरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम भैया?
खुंतकरी सिस्टम, जो खुंतकरी सिस्टम था एक तरह से ऐसा था कि मुंडा ट्राइब जो था पूरा अपना कंबाइन एक जगह पे खेती करता था, लेकिन उन्होंने खुंतकरी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया और इन्होंने जमींदारी प्रथा वहां पे ला दी। इनके जमीन इनसे ले लिए। अब इनको एक तरह से टीनेट, एक तरह से वहां पे सिर्फ लेबर बना दिया ट्राइबल्स को। इनकी जमीन के राइट्स इनसे चले गए, इनके फॉरेस्ट के राइट्स इनसे चले जा रहे थे। यहां तक कि बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरी थे इनके बच्चों को कन्वर्ट कर रहे थे। तो इनको बहुत ज्यादा डर समाया हुआ था इनसे, ब्रिटिशर्स से। तो उसके अगेंस्ट से रिवॉल्ट हुआ है और उसके अंदर जो प्रोमिनेंट लीडर निकल के आते हैं उनका नाम था बिरसा मुंडा, जिनको 15 नवंबर को ये दिया गया था। 15 नवंबर आई थिंक उनका बर्थडे है, 15 नवंबर बर्थडे है, इसलिए 15 नवंबर 2000 के अंदर झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि एरिया जो था इनका बीरभूम और वो वाला एरिया था वो झारखंड में ही आता है इस टाइम पे। बिरसा मुंडा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड द ऑपरेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन द छोटा नागपुर रीजन। ये है, देखिए क्या क्या था भाई। लैंड डिलिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ब्रिटिश लैंड पॉलिसी लेड टू द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स, रिड्यूसिंग मुंडास टू द बॉन्डेड लेबर। वही इनको बेकार की खेती, मतलब सिर्फ आके काम करना है, आपको जो खाने पीने को मिल गया तो मिल गया, तो बहुत इनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो गया था। इनके जंगल की जो राइट्स थे वो चले गए थे, इनको निकाल दिया गया था। ये सारी चीजें थी यहाँ पे। क्रिश्चियन मिशनरी अटेम्प्टेड टू कन्वर्ट ट्राइबल एंड अंडरमाइन देयर ट्रेडिशनल बिलीफ। डीकूज बोलते थे ये लोग, आउटसाइडर को क्या बोलते थे? डीकू। अब इसके बारे में भी आपको कहाँ मिलेगा डीकूज के बारे में? ये मिलेगा आपको इस टॉम मिलेगा, ये आपको 12th की थीम में भी मिल जाएगा और 8th की बुक में भी मिल जाएगा। डीकूज जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, साहूकार जो थे, उस जितने भी बाहर के लोग थे इनको लोग डीकूज बोलते थे। ठीक है, चलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और हाँ, इसका आउटकम ये था, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जिसके अंदर इनको इनके लैंड राइट्स इनको वापस दिए गए, लेकिन उसे ऊपर ऊपर से दिए गए बिकॉज उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता नहीं है ज्यादा कुछ। तो ये दिमाग में रखना है कि इसका रिजल्ट क्या था। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द उलगुलन और द ग्रेट टुमलुट, तो इसका ये दिमाग में रखना है। या फिर बिरसा मुंडा मूवमेंट भी अगर पूछा जाए तो दिमाग में रखना है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया था, जिसके थ्रू जो ट्राइबल लोग थे उनके राइट्स दे दिए गए, लेकिन रियलिटी उतना ज्यादा इसका आउटकम हमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए, हाँ सॉरी, मपिला रिवेलियन। मपिला रिवेलियन भाई 1921 में हुआ था, जो कि खिलाफत मूवमेंट के साथ पहले हुआ था। देखिए, ये जो केरला की कहानी है, केरला के अंदर, और किसके अगेंस्ट हुआ था? जो यहाँ पे रेवेलियन हुआ था वो हिंदू जमींदार्स और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। स्टार्टिंग में तो वैसे हिंदू जमींदार्स के अगेंस्ट हुआ था जो इनको रिप्रेस कर रहे थे, और इनको सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने भी दिया था, गांधी जी भी ने भी दिया था इनको सपोर्ट अपना, नॉन कॉपरेशन की तरफ से भी इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। लेकिन लेटर दे बिकम वॉयलेंट, बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गए मपिला मुस्लिम्स, तो गांधी जी ने और बाकी जितने भी लीडर्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो अपना इनके ऊपर रिप्रेशन किया। तो ये कहानी यहाँ पे मपिला रेवेलियन की, केरला में है। हाँ, इसको लैंडलॉर्ड्स को क्या बोलते थे लोग? जेनमीस, जेनमीस बोलते थे। और लैंडलॉर्ड कौन थे? हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे। ये भी एग्जाम का पीआईक्यू है, आपको बता दूं, पीआईक्यू है। इंडो रिवोल्ट आपको नील विद्रोह बोलते हैं, बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा है इसके लिए, और आनंद मठ भी इसी के ऊपर लिखी गई है। देवी चौधरानी इसके साथ एसोसिएटेड थी, मूसा अली शाह, चिराग अली, ये सब काफी अच्छे लीडर्स हैं इसके। चलिए, नहीं, मूसा अली और चिराग अली, सॉरी, वो सन्यासी रिवोल्ट के लीडर्स हैं, सॉरी। चलिए, अब देखिए इसका पूरा आपको मिलेगा 12th थीम एनसीईआरटी जो है, संथाल पूरा का पूरा वहीं से कॉपी पेस्टेड है, वहीं से कॉपी पेस्टेड है। आफ्टर संथाल अपराइजिंग सब्सिडाइड, व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, क्या क्या स्टेप लिया गया वहां पे? द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगना वर क्रिएटेड, डेफिनेटली संथाल परगना बनाया गया था, जिसके अंदर सिर्फ संथाल के लोग रहेंगे। इट बिकम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथाल, बिल्कुल सही, ये दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया कि संथाल के लिए पहले एक ग्रुप था पहाड़ियास, आपको पूरी बुक का कंटेंट्स बता रहा हूं मैं। एक ग्रुप था पहाड़ियास। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि पहाड़ियास जो कि अपलैंड में रहते हैं उनको लोअर लैंड में शिफ्ट करके वो चाहते थे कि भाई ये लोग यहाँ पे सेटअप हो जाएं और खेती होती करें, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करें। तो पहाड़ियाज ने बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे भाई। पहाड़ियाज ने मना कर दिया। जो पहाड़िया अलग, वो भी ट्राइबल ही थे, लेकिन वो थोड़ा अपर लैंड में रहा करते थे, पहाड़ों में रहते थे, तो उसका नाम ही इसलिए पहाड़िया पड़ा है। फिर उन्होंने संथाल को अप्रोच किया। संथाल को बोला कि भाई अब काम करिए, हम आपके लिए एक लैंड बोल देते हैं, आपके लिए बना देते हैं, जिसका नाम है दमीने खो। आपको एग्जाम में भी मिलेगा, दमीन ई खो। उन्होंने 1832 में दमीने खो बनाया संथाल के लिए। बोला कि आप यहाँ पे रहिए,
आप यहाँ पे खेती करिए, हमको टैक्स पे करिए। संथाल ने बोला ठीक है, उन्होंने करना चालू किया। संथाल की फैमिलीज काफी बड़ी होने लगी, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि जो हमको दमीने को इन्होंने बना के दिया है और हमको ये रहने के लिए दिया है, इसका हमें फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमसे जो जमीनें वो जमींदार लोग हड़प रहे हैं। इसका फायदा पूरा जमींदारों को हो रहा है, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं पे कर पाते तो जमींदार हमसे जमीन हड़प लेता है। तो फिर उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट किया। जो रेबेलियन स्टार्ट किया उन्होंने अंडर द सिद्धू एंड कन्नो, अंडर द सिद्धू एंड कन्नो, जो कि मुर्मू ब्रदर्स थे, आई थिंक मुर्मू ब्रदर्स ही थे। तो उसके बाद इन्होंने संथाल रेबेलियन जो कि 1856 में देखने को मिलता है, और उसके बाद ये फिर उसको सप्रेस किया गया वैसे तो, लेकिन बाद में फिर ये जो लाया गया जिसमें संथाल परगना क्रिएट किया गया है, और फिर ये बोला गया कि संथाल अपनी लैंड दूसरों को नहीं देंगे। ये कंडीशंस वहां पे रखी गई। तो एग्जाम में भी पूछा गया कि दमीने खो से क्या मतलब है। दमीने खो किसकी जमीन है? दमीने खो जमीन है संथाल्स की, जो संथाल्स को दी गई थी, स्पेशली उनके लिए क्रिएट की गई थी 1832 में। ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, सीडीएस का ही पीवाईक्यू है। तो चलिए, तो वे बोथ 1 और 2 होगा यहाँ पे। देखिए, संथाल अपराइजिंग 1855 to 56, और ये भी पूछा था कि संथाल अपराइजिंग का ईयर क्या था। काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा नहीं है। देखिए क्या हुआ। संथाल परगना was carved out in Bhagalpur and Birbhum district, and this measure was meant to protect the tribal way of life and limit the influence of the landlord and moneylender. और it introduced the Santhal Pargana Tenancy Act, which made it illegal for Santhal to transfer the land to non-Santhal. ये सीधा सीधा NCERT की लाइन है। चलिए देखिए, इससे पहले आपको, हाँ, सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू, वे ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे 2 भाई थे, सिंधु, एक्चुअली 4 भाई थे वो, और 2 बहनें थी इनकी। तो 2 बहनों के ऊपर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन सिद्धू कन्नू के ऊपर तो पूछा गया क्वेश्चन कि कौन से संथाल अपराइजिंग के लीडर कौन थे? सिद्धू और कन्नू। ठीक है, वही राजमहल हिल्स के एरिया में थे। चलिए, बाकी तो कुछ ना, पढ़ लेंगे इसको आराम से। देखिए, दमीनी खो के बारे में आपको बताया मैंने। इट वाज अ रीजन इन द प्रेजेंट डे संथाल परगना, झारखंड, designated by the British in 1832 as a special settlement for the संथाल। उन्होंने संथाल के लिए एक जमीन क्रिएट करके दी थी, आपको बताया था, जहां पे वो लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे और उसका कुछ टैक्स वो लोग पे करेंगे। लेकिन देखने को मिला कि जमींदार जिससे वो पैसा वैसा ले रहे हैं, वही इनके ऊपर हैवी टैक्स लगा रहे हैं, कि सारी जमीनें जमींदार के पास जा रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने अपोज किया। फिर इसके लिए उन्होंने फिर संथाल अपराइजिंग हुआ 1855 और 56 में, जिसके अंदर सिद्धू और कन्नौ थे। और बाद में फिर जब और ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ही दिनों बाद, मतलब 1 साल बाद, हमें ये देखने को मिलता है कि 1857 का रिवॉल्ट भी होता है। तो भी पूछा गया है कि 1857 का रिवॉल्ट पहले हुआ है कि संथाल अपराइजिंग पहले हुई? तो संथाल अपराइजिंग पहले हुआ है 1855-6 में। चलिए देखिए, ये संथाल हुल बनाया गया। संथाल हुल बोलते हैं, हुल मतलब रेबेलियन होता है। ओके, देखिए क्या लिखा है। संथाल हुल इरप्टेड अंडर सिद्धू एंड कुन्नू मुर्मू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन दमीने खो। दमीने खो इज अ संथाल लैंड which later led to the creation of the Santhal Pargana as a separate administrative division in 1856. तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए, which among the following event happened earliest? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, आर्य समाज इन्होंने 1875 में सेटअप किया था। दीनबंधु मित्रा रिटन द नील दर्पण। अब नील दर्पण उन्होंने किसके लिए लिखा था? उन्होंने लिखा था इंडिगो रिवॉल्ट के ऊपर। इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था? 1859-60 में। कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? वे बंगाल में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ। आनंद मठ से लिया है ना हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत सॉरी राष्ट्रगीत। 1882 में लिखा था इन्होंने। सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सक्सेडेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। आई थिंक इनका 1862 या 63 है। देखिए, एक क्वेश्चन भी सेपरेटली पूछा है इस एनडी में, बहुत सीडीएस में, एनडी में, दोनों में पूछा हुआ है कि कौन सा पर्सन था भाई जिसने सबसे पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किया था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ही वॉज समवेयर रिलेटेड ऑफ द रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो। आई थिंक भाई थे उनके, तो कजन थे या फिर रियल भाई थे वो नहीं पता, बट भाई थे। तो ये अभी ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है, बहुत पहले पूछा हुआ, 2007-8 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी ये सब के सब पीवाईक्यू है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बताइए कौन सा पहले हुआ था, बताइए अभी। नील दर्पण, करेक्ट। दीनबंधु मित्रा ने जो नील दर्पण लिखा है, बिकॉज उन्होंने उसी टाइम लिखा था, और इसलिए बोलते हैं नील दर्पण के अंदर, सॉरी, जो यहाँ पे इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, पहला इंडिगो रिवॉल्ट, दिगंबर विश्वास एंड द विष्णु विश्वास, जो उसमें विश्वास ब्रदर्स बोलते हैं उसको, उन दोनों ने लेड किया था उसको।
और उसी के बारे में उन्होंने पूरी अवस्था बताई है कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और हमें भी देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्या इंडिगो रिवॉल्ट के अंदर बंगाल इंटेलिजेंसिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल था। तो बिल्कुल बंगाल इंटेलिजेंसिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और इसलिए हमें देखने को मिलता है कि ये सक्सेसफुल इवेंट था एक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन, चलिए यहां से जो लाइन आया है, अब इसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया था? माइकल मधुसूदन दत्त। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो नील दर्पण उन्होंने लिखा था उसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया था? माइकल मधुसूदन दत्ता या माइकल मधुसूदन दत्त, कहीं कहीं पे दत्ता भी लिखा है बट दत्त था बेसिकली वो। ठीक है। और सत्येंद्रनाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया 1863 में, एंड ही वाज सेंट टू इंग्लैंड इन 1862 बाय ट्रेनिंग एंड जॉइंड आईसीएस इन 1864। काफी डिफिकल्ट था उस टाइम पे। आर्य समाज इन्होंने 1875 में सेटअप किया था। इन्होंने ही बोला है, हाँ इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था, बाद में शिफ्ट किया था इन्होंने लाहौर। वैसे इन्होंने ही बोला था कि इंडिया फॉर इंडियंस, इन्होंने ही बोला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। और इन्होंने बोला है कि वेदास सबसे सुप्रीम है और हमको वेदास की तरफ बढ़ना चाहिए, और इसलिए इनकी मूवमेंट को बोला गया रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ना कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने बैक टू द वेदास का नारा दिया है, हमें वापस से पुराने वेदास के हिसाब से काम करना चाहिए। इसलिए आर्य समाज को हम बोलते हैं इट्स अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, वापस से पुराने मेथोडोलॉजी की तरफ हमें लेके जाता है, वेदास के हिसाब से काम करने की बातें करता है। अदरवाइज आप राजा राम मोहन रॉय के जो ब्रह्मो समाज की बात करेंगे, इट वॉज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। ठीक है। बंकिम चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा है। ठीक है। हाँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, क्वेश्चन आपके लिए आता है अभी कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था और कौन से सेशन में गाया था? आपको बता दूं, मैं इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला कि जितने भी बड़ी बड़ी आपको चीजें मिलेंगी सारी कलकत्ता में मिलेंगी। तो देखिए, गाया था एक कलकत्ता के सेशन में, और कलकत्ता का आईएनसी का जो सेशन था उसमें गाया गया था 1896 में। और ये भी पूछा जाता है कि 1896 का चेयरमैन कौन था? तो देखिए, मुस्लिम चेयरमैन जो है बहुत कम हुए हैं आईएनसी के, तो उसमें एक 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे, और 1896 का आप मुझे बताएंगे, क्योंकि 1896 का अभी देखिए इतना आपको बता दिया मैंने। आईएनसी के चेयरमैन, थोड़ा आपको सेशन के जो चेयरमैन होते थे उसके नाम, प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो कहिए आप, प्रेसिडेंट होते थे, उनके नाम कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। एक बार ईपीएफओ के पेपर में भी रिसेंटली 2023 में जो हुआ था, उन्होंने पूछा था कि 1908, 1909, 1910 और 1911 के जो चेयरमैन थे उनका मैच द फॉलोइंग करिए, बताइए। अब इस लेवल के जब क्वेश्चन आते हैं तो सच बताऊं, मतलब ऐसा लगता है कि कितना पढ़ेगा कोई इंसान, तो हमें पीआईक्यू के साथ इस सबको डील करना पड़ता है। एक क्वेश्चन था, आपको बताता हूं मैं, कि नासिक के अंदर एक भोसला मिलिट्री कॉलेज है, उसका फाउंडेशन किसने रखा था? बीइंग इन नासिक, मेरे को तो पता है कि मुंजे साहब थे वो, लेकिन पूरी ऑल ओवर इंडिया में पता है क्या? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि केक वॉक था वो, क्योंकि मैं काफ़ी बार वहीं से गुजरा हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे मुझे सभाग्रह पता नहीं क्या क्या है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी वो करना। देखिए 1860-61 नील दर्पण, बाकी तो आप इसको गो थ्रू करिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था। चलिए, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का आया था, उसके ऊपर पर्पस था भाई कि जो स्ट्राइक थी उसको रोका जाए, क्योंकि स्ट्राइक अपने आप में अगर रेगुलर स्ट्राइक हो रही है तो जो काम था वो ठप पड़ जाता है। तो उनका ये था कि भाई अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो स्ट्राइक होगी दैट विल बी अनलॉफुल, दैट विल बी अनलॉफुल, अगर 15 दिन की आपने हमें नोटिस नहीं दिया है। तो इट वॉज अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक, ये था वहां पे। ठीक है। और उन्होंने पर्पस किया, यहाँ पे एक प्रोविजन बनाया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड, जिससे कि जो ट्रेड डिस्प्यूट के जो मामले हैं उसको जल्दी से जल्दी वहां पे सेटल कर दिया जा सके, इसलिए वहां पे सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया। ठीक है। तो ये है यहाँ पे, दैट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रिब्यूनल टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एंड एक्ट प्रोहिबिट स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सच एज रेलवे, पोस्टल सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट। आज भी इसके ऊपर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा। ये तो अभी की रिसेंट की कंडीशन, उस टाइम में 15 दिन का बोला था उन्होंने, उस टाइम 15 दिन बोला था। ठीक है। चलिए,
बाकी अब इसको गो थ्रू करिए। सत्यशोधक समाज, दुनिया भर का क्वेश्चन पूछा है सत्यशोधक समाज के ऊपर, कोई नया नहीं है। सत्यशोधक समाज उन्होंने सेटअप किया है जिन्होंने गुलामगिरी बुक लिखी है। गुलामगिरी किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले ने लिखी है, ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा ये सेटअप किया कब किया उन्होंने सत्यशोधक समाज? 1873 में। अगर डेट भी जानना है तो 24 सितंबर 1873 को इन्होंने अपना सेटअप किया था। पर्पस क्या था? एंटी कास्ट मूवमेंट। जो कुनबी समाज था, कुनबी प्रेजेंटर थे, उनके अपलिफ्टमेंट की बात थी। लेकिन वैसे तो देखिए बहुत सारे जो लोअर कास्ट के लोग थे इनके साथ जुड़े, और इनका वही जैसे कि हमें देखने को मिलता है ना, हमारा जो पेरियार ने स्टार्ट किया था, उसी तरह से इनका भी सिस्टम था कि ये चाहते थे कि जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उसको चैलेंज करना है। तो यही था, इन्होंने गुलामगिरी लिखी तो पर्पस वही था कि भाई भगवान सबके लिए एक है और हमें ब्राह्मण्स की मदद नहीं चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो उसी के लिए इन्होंने बोला कि मंदिरों में जा सकते हैं लोअर कास्ट के लोग। इन्होंने ह्यूमन एजुकेशन के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर काफी ज्यादा काम किया था, सावित्रीबाई फुले के साथ। इनका कोई बच्चा उच्चा नहीं था, बता दो आपको मैं। सत्यशोधक समाज was founded by the Jyotiba Phule in 1873 in Maharashtra. It was social reform movement aimed at eliminating caste-based discrimination, uplifting the marginalized section of the society. क्या था भाई? वही है, शूद्राज एंड एंटी शूद्रा, दलित एंड बैकवर्ड क्लास के लिए इन्होंने वर्क किया था। ठीक है, बाकी तो आप पढ़िए इसको आराम से। वीडियो मैरिज के लिए इन्होंने काम किया, इंटरकास्ट मैरिज के लिए काम किया, वीमेन एजुकेशन के लिए काम किया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं। देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है, वेथ बेगार। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत पहले। वेठी का क्या मतलब? वेठी क्या होता है? वेठी का मतलब होता है कि फोर्स लेबर। ये एंशिएंट इंडिया का भी टर्म है। वेठी मतलब होता है फोर्स लेबर, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बात भी दिमाग में रखिए कि वेठी मतलब होता है फोर्स लेबर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अभी देखिए, आपको यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूछा जा सकता है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी किसने सेटअप किया था, या इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अलग से पूछा जा सकता है कि ट्रेवेनक्ले ऑफ न्यू डिस्पेंशन किसने शुरुआत की थी। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। तो देखिए इसमें पूछा है कि भाई केशव चंद्र सेन अपने आप में ब्रह्मो समाज के काफी प्रोमिनेंट लीडर, बाद में ब्रह्मो समाज जब दो पार्टों में डिवाइड हो गया, यही उसमें से एक थे, क्योंकि इनका ऐसा ऑब्जेक्टिव था कि हमें ब्रह्मो समाज को पैन इंडिया पे लेके जाना है, सिर्फ बंगाल तक नहीं सीमित रखना है। तो जो द्वारकानाथ टैगोर थे, सॉरी देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बोला कि नहीं, वो फेवर में नहीं थे उतना, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें इसको बंगाल तक ही रखना है, तो इसलिए दो पार्टों में बंट गया था। तो केशव चंद्र सेन ने क्या क्या चीजें सेटअप की थी, जरा उनके ऊपर दिमाग में देखते हैं। तो इन्होंने ट्रेवेनक्ले ऑफ न्यू डिस्पेंशन चालू किया था और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन सेटअप किया था। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी या कमिटी, ये हमारे राजा राम मोहन रॉय जी ने चालू किया था। राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर एंड विलियम एडम। देखिए 1823 में किन तीन लोगों ने चालू किया? राजा राम मोहन रॉय, विलियम एडम एंड द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर, इन तीन लोगों ने यहां पे चालू किया था कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी। और ट्रेवेनक्ले ऑफ न्यू डिस्पेंशन और इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी एसोसिएशन, ये दोनों के दोनों केशव चंद्र सेन की देन है। इन्होंने जो ट्रेवेनक्ले ऑफ न्यू डिस्पेंशन था, उन्होंने इसको नाम दिया था नभा विधान 1868 में। कहां पे? 1868 में इन्होंने सेटअप किया था, नाम दिया था इन्होंने इसका नभा विधान। जस्ट अ मिनट, नभा विधान, या बी से कर देते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन एंड हिज कंट्रीब्यूशन, चलिए तो आप पढ़ लीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी आपको बता दिया मैंने, ठीक है, ये अपना है। एम्ड एट द प्रमोट यूनिटेरियनिज्म एंड रिफॉर्म हिंदुइज्म बट नॉट कनेक्टेड विद द केशव चंद्र सेन। चलिए इन्होंने ट्रेवेनक्ले ऑफ न्यू डिस्पेंशन 1868 में सेटअप किया। वही पर्पस था, इंट्रोड्यूस दिस एज अ न्यू रिलीजन मूवमेंट विद इन द ब्रह्मो समाज, ब्लेंडिंग एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। वैसे तो ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने भी इस सब चीज़ों को माना था। उनका मानना था कि हमें हर एक जो कम्युनिटी है उसका ब्लेंड करना चाहिए, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, और केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में भी इन्होंने सेटअप किया। पर्पस क्या था? ह्यूमन राइट, एजुकेशन, टेम्परेंस, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लेबर कंडीशन। चलिए इसके ऊपर नहीं जाते हैं ज़्यादा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। ये देखिए, तयभागा पीस एंड मूवमेंट।
तेभागा पीरियड मूवमेंट वैसे बता दूं 1946 का है, 1946 की कहानी है। तेभागा का मतलब होता है हाफ ऑफ द शेयर, ठीक है। अभी इसको कहाँ पे भाई, कहानी बता देता हूँ आपको मैं। एक कम्युनिटी थी, एक जो लोग थे जो खेतों में काम करते थे, आपने सुना होगा ना, अधिया बटैया सब होता है, मतलब जमीन किसी और की है और जो लोग काम करने आते हैं उनको कुछ शेयर वहां पे लिया वो दे लेते हैं। आज का टाइम है, आज के टाइम पे ऐसा होता है कि आप खेत दे देते हैं, आपको कुछ रुपए वो लोग दे देते हैं, बाकी खेत के साथ वो क्या करें उनकी मर्जी है, वो कुछ रुपए उसके ऊपर डिसाइड कर लिए जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जैसे कि खेतों के ऊपर अगर काम करेंगे तो 2/3 जो काम कर रहा है वो ले लेगा और 1/3 क्योंकि आपका खेत है तो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, तेभागा मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा था, तेभागा उस एरिया में क्या हो रहा था कि जो बर्गरदार थे, बर्गरदार मतलब जो वहां पे काम करते थे उनको बोलते थे बर्गरदार, और जो जमींदार थे जो उनको जमीन देते थे। तो बर्गरदार जो काम करता तो वो बोलता था काम हम लोग कर रहे हैं, जमीन तो भले जमींदार की है लेकिन काम हम लोग कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो हमें 2/3 शेयर मिलना चाहिए, ना कि 1/2, क्योंकि जमींदार क्या करता है 1/2 शेयर लेके चला जाता है और 1/2 हमें मिलता है। तो पर्पज ये था कि भाई आप हमें 2/3 दो। तो उसी का ये मूवमेंट का पूरा है, द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 टू 1/3। बोला कि भाई यार जमींदार को 1/3 मिलना चाहिए, हमें 2/3 मिलना चाहिए, और यही उसके अंदर डिमांड है। ए इज द राइट आंसर है, ठीक है, इसी की। और बाद में क्या हुआ, बर्गरदारी बिल आता है, क्योंकि बर्गरदार इसके अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं। यहां तक कि ऑल इंडिया किसान सभा भी इसको सपोर्ट करती है, जो बंगाल वाला जो पार्ट था ना ऑल इंडिया किसान सभा का, वो भी इसको सपोर्ट करती है। तो इसलिए बर्गरदारी बिल आता है इसके सपोर्ट में। देखिए देखिए शेयर कॉपर्स, बर्गरदार जो वहां पे काम करते हैं, दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द जमींदारी सिस्टम, क्योंकि क्या बोलते थे बंगाल के अंदर भाई जो शेयर कॉपर थे वो 50% मिलता था उसको, और जो लैंडलॉर्ड था, जो जोतेदार था, जो जमींदार था, वो आधा लेता था। तो इनका बोला था आधा क्यों ले रहा है यार, तू हमें 2/3 दे, तू 1/3 ले। इसी की डिमांड है 1946 में। और यहाँ पे जो कम्युनिटी इन्वॉल्व है, जो काम करने के लिए इन्वॉल्व है, उनको बोलते थे बर्गरदार या शेयर क्रॉपर्स, जो काम कर रहे हैं वो शेयर करेंगे अपना क्रॉप, तो बर्गरदार। ये दिमाग में रखिए, क्योंकि एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा बर्गरदार, बखस्त लैंड आपको देखने को मिलेगा, बिहार में था, बखस्त लैंड मूवमेंट बिहार में देखने को मिलेगा आपको, जिसके अंदर स्वामी सहजानंद सरस्वती, कल्याणानंद शर्मा, अलग अलग लीडर्स के नाम आपको देखेंगे। देखिए द मूवमेंट एम टू रिड्यूस द शेयर टू 1/3, तेभागा मतलब होता है 3 शेयर। चलिए आप इसको पढ़िएगा, किसान सभा। और यहां तक कि आपको मेरा पीजन मूवमेंट का एक पूरा सीरीज मैंने बना रखा है, आप वहां पे भी देख सकते हैं, पीजन मूवमेंट पूरा मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। डिमांड फॉर रिड्यूसिंग द लैंडलॉर्ड शेयर फ्रॉम 50% टू 33%। चलिए एरिया क्या था, दिंजापुर, जलपाईगुड़ी, मालदा एंड पार्ट ऑफ खुलना एंड द ईज, आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मो समाज की क्या क्या आइडियोलॉजी थी भाई, इट अपोज आइडोलेट्री, डेफिनेटली इज अपोज द आइडोलेट्री, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना है। इट डिनाइड द नीड फॉर द प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, उन्होंने बोला कि ब्राह्मण्स की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने तरीके से अपने रिलीजियस टेक्स्ट को समझ सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफेलिबल, देखिए वेदास आर इनफेलिबल मतलब गलत नहीं होना, वेदास पूरे सही हैं। ये तो आर्य समाज ने बोला था ना, आर्य समाज ने बोला था बैक टू द वेदास, इन्होंने नहीं बोला था। तो थर्ड वाला गलत है। ये आपके बारे में अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया ब्रह्मो समाज के बारे में तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2012 में पूछा हुआ था और सीडीएस में तो मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है ब्रह्मो समाज के ऊपर। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर हियर, ब्रह्मो समाज के ऊपर। और ये जो वेदास के ऊपर है ये आपको आर्य समाज के अंदर देखने को मिलता है, आर्य समाज ने बोला था इस बात को, ठीक है। और इन्होंने ये बोला था अपने ब्रह्मो समाज ने बोला था कि जो अपना कर्मा है, कर्मा, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा की पर इन्होंने बात की थी। इन्होंने ये बोला था कि जो सोल है, जो आत्मा होती है, इसके ऊपर अपना ये नहीं, अपना कुछ पॉइंट ओपिनियन नहीं दिया था। इन्होंने बोला था कि अभी लोगों के ऊपर छोड़ दिया था कि वो सोल को कैसा लेते हैं, क्योंकि सोल एक बार अगर जैसे मर गए, जैसे आदमी मर जाता था, क्या सोल वापस से ट्रांस माइग्रेट होकर वापस आता है क्या कि नहीं आता, वो सब के ऊपर उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने बोला था कि लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं इसको। और उन्होंने ये भी बोला था राजा राम मोहन रॉय ने कि मैं ब्रह्मो समाज कोई धर्म नहीं शुरुआत कर रहा हूँ, एक विद इन द हिंदू ही है, ये पर्पज है इसका कि हम हिंदू को सुधार रहे हैं, हम नया एक धर्म नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। ये बात दिमाग में रखिए, ब्रह्मो समाज वाज नॉट अ धर्म, इट वाज अ पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी, और उनका पर्पस था कि हमें इसको सुधारना है। चलिए इन्होंने बोला कि भाई हमें किसी भी तरह की पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रे, स्कल्पचर, किसी भी तरह का हमें भगवान का नहीं बनाना है। हम भगवान को एक एनर्जी मानते हैं, शक्ति मानते हैं, जो हम पूजा करेंगे, जो एक शक्ति है जो दुनिया को चला रही है। इन्होंने सिर्फ इतना बोला, ये नहीं बोला कहीं पे भी। इसलिए आप ब्रह्मो समाज के जो ऑफिसर्स बनते थे उसके अंदर किसी भी भगवान की मूर्ति उर्ति नहीं बनाई जाती थी। चलिए आप पढ़िएगा इसको आराम से। देखिए उन्होंने बोला कि फॉर्मलेस है, निराकार है,
चलिए आगे पढ़ते हैं। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, देखिए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो रनाडे जी ने सेटअप किया था, पर्पस क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही सेटअप हुआ था। ओके, और क्या पूछा है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन, डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बंगाल। देखिए बंगाल से इसका लेन देन नहीं है, पहली बात आपको बता दूं मैं, थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप कर सकते हैं इसको, बंगाल से इसका कोई लेन देन नहीं है। अब एक तरह से आईएनसी का सेशन जब होता था तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का भी सेशन होता था, लेकिन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जितने भी सोशल एस्पेक्ट थे, रिलीजियस एस्पेक्ट थे, उसको डील करती थी। किसने इसका सेटअप किया था, इसको सेटअप किया था महादेव गोविंद रनाडे जी ने। ठीक है, मलबरी जी इसके साथ नहीं थे, इसलिए सी वाला गलत हो जाता है, यहां पे सही हो जाता है बी वाला। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स deliberations एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी, दैट वाज नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। और किसने सेटअप किया था, रनाडे, एमजी रनाडे, जिनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे। पर्पस क्या था भाई, इन्होंने बोला इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ करो। जो कूलिन सिस्टम था जिसके अंदर जो बड़े बड़े जो हमारे जो ये थे हायर क्लास थे, वो मल्टीपल मैरिजेस करते थे, पॉलीगैमी करते थे, उसके अगेंस्ट इन्होंने बोला, बातें की। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट इन्होंने बातें की। तो एक तरह से सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात इन्होंने की नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इसके लीडर का नाम दिमाग में रखेंगे हम, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे का काफी जगह प्रार्थना समाज में भी एमजी रनाडे का नाम आता है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। मलाबारी का नहीं है यहाँ पे ना, मलाबारी जी इनके साथ नहीं थे। 1887 में इन्होंने फॉर्म किया था भाई एमजी रनाडे एंड रघुनाथ राव टू कैरी फॉरवर्ड सोशल रिफॉर्म सेपरेटली बाय द फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हमारे साथ एसोसिएट रहिए, हमारे सेपरेट बॉडी आप बनाइए लेकिन, और सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम करिए। ठीक है, चलिए बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला देखते हैं। Which among the following provided a common factor for tribal insertion in India in 19th century? क्या था भाई, देखते हैं। Introduction of the new system of land revenue and taxation of the tribal product, influence of the foreign religion missionaries in tribal area, rise of large number of moneylender traders, the complete disruption of the old agrarian order of the tribal community। मतलब हमें देखने को मिलता है ट्राइबल कम्युनिटीज जो इतना ट्राइबल इंसर्सेशन, मतलब ट्राइबल की जो आवाज उठ के आ रही थी, क्या रीजन था उसके पीछे, पर्पस यही था। जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट लाया गया 1865 का, किसी रीजन बता देता हूं आपको मैं। फॉरेस्ट एक्ट आया, फॉरेस्ट एक्ट 1865 में आया, और उसके बाद 1878 में आया। अब फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद क्या हुआ, इनको फॉरेस्ट के ऊपर जो इनके राइट्स थे वो पूरी तरह चले गए, इनको एक बाहर निकाल दिया गया, इनको बेकार, इनको ना एक तरह से बोला गया कि आप सेटल्ड एग्रीकल्चर करो, जिसके आदी नहीं थे, और इनके ऊपर जमींदारी प्रथा थोप दी गई। जैसे कि हमें देखने को मिलता उलगुलन, हमने बात किया ना एक मुंडा रेवेलियन, तो ये इनकी हैबिचुअल नहीं थे। इनका था भाई कि इनका एक अपना सिस्टम था, खुदकरी सिस्टम, जैसे आपको बताया मैंने, इनके खुद के अपने सिस्टम थे। नॉन ट्राइबल लोग इनके एरिया में आने लगे, तो ये सब ओल्ड एग्रीगेरियन ऑर्डर्स, क्योंकि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, पहले एग्रीगेरियन मॉडल ही काम कर रहे थे, तो इनका जो एग्रीगेरियन मॉडल था वो चेंज कर दिया, सीधा न्यू एग्रीगेरियन मॉडल आ गए। तो उसकी वजह से देखिए सारे रीजन है, सारे कहीं ना कहीं रीजन है, लेकिन शुरुआत यहां से होती है, डी से सारी चीजों की शुरुआत होती है। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, लेकिन शुरुआत यहीं से हो रही है। चलिए आप इसको पढ़िएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए संथाल, ये सारे के सारे संथाल, मुंडा, कोल, भील। ओके, इसके ईयर देख लो यार, ईयर पूछे जाते हैं काफी बार, भील कब हुआ था, मुंडा कब। अगला, Which of the following place was associated with the आचार्य विनोबा भावे भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट को बोलते हैं ब्लड रिलीज रिवॉल्यूशन, मतलब इसमें खून नहीं बहा था, ठीक है। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली से इन्होंने शुरुआत की। पोचमपल्ली जो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, 1951 में। भाई भूदान मूवमेंट में क्या था कि जितने बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे ना, जिन्होंने अपनी जमीनें इतनी बड़ी बड़े एम्पायर खड़ा कर रखा था, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करिए कि जो लोग हैं, जो भाई गरीब लोग हैं, जो आपके यहाँ पे बेगार में काम करते थे, उनको आप जमीनें बांट दीजिए, क्योंकि इतनी जमीनों से मतलब थोड़ी कम हो जाएंगी तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इन लोगों को सर्वाइवल के लिए काफी कुछ हेल्प हो जाएगी अगर आप इनको जमीनें दान दे देंगे। तो भूदान मूवमेंट पहले स्टार्ट हुआ था पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट, और वहीं से चीजें चालू हुई। और इसके साथ ही साथ हमें वो भी मिलते हैं, जेपी जयप्रकाश नारायण भी इनके साथ जुड़ते हैं, आचार्य विनोबा भावे। और आपको पता है आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही हैं, आपको ये बात पता होगी। ओके, और तो क्या बताना है इनके बारे में, चलिए बस इतना ही था। तो पोचमपल्ली से इन्होंने शुरुआत की थी, इट वॉज अ ब्लडलेस मूवमेंट। तो बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है। चलिए तो बाकी बात करते हैं भाई, अगले जो सीरीज कंटिन्यू रहेगी
1-2 वीडियोस रोज उसके डालूंगा मैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप पे मिल जाएगा, आराम से पढ़ सकते हैं आप। क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे 1 महीना बचा है, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं विद द हेल्प ऑफ द PIQs बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।